डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 12th फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिटेल में पूरा पढ़ना अच्छे से। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और उसको कैसे पढ़ना है। तो सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहला अपने को जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हमें जो पढ़ना है सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहला टॉपिक अपने को यही पढ़ना है कि सॉल्यूशन होता क्या है और कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। सेकेंड टॉपिक अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ना है अपने को? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें बेसिकली हमें तीन मेजर टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और उसके बाद है गैसियस सॉल्यूशन। और हर एक में क्या है? तीन तीन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। थर्ड अपने को जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक अपने को पढ़ना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं इस चैप्टर का सॉल्व है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड में या जेई में या फिर नीट में जो क्वेश्चन आते हैं 95% चांस है कि वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड। ठीक है, जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे आप फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में जनरली 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा पी अपॉन P1/0। ठीक है। सेकेंड अपने को जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। थर्ड अपने को पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। एंड लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं पी से भी डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें ये पता चल गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे या ज़्यादा होंगे या कम होंगे, जिससे वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा। ये चारों की चारों जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एंड लास्ट में अपने को पढ़ना है बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स एंड एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। ठीक है,
तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं। अब जैसे क्या है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप उस चैप्टर में फोकस किया करो कौन कौन से टॉपिक हमें उस चैप्टर में पढ़ने हैं और उनमें से भी कौन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए 1-2 बार आपने पढ़ लिया वो चैप्टर, ठीक है, तो अब जब दोबारा पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से रिवीजन करो, 1-2 पेज पढ़ो फिर भूल जाओ और फिर आपको लगे कि ठीक है बाद में रिवीजन करोगे। तो रिवीजन करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले उस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहले वो कवर किया करो आप। उससे फायदे होंगे क्या कि मान लीजिए एग्जाम में आपको अच्छे से पता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद आप व्हाट ऑफ फैक्टर को पढ़ो और उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन जल्दी कर लोगे तो हो जाएगा। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इन 2 टॉपिक पे इस चैप्टर में फोकस करके चलना है। बहुत अच्छे से इनको हम डिटेल में पूरा डेरिवेशन इसके न्यूमेरिकल अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन होता क्या है, आप लोग ने 9th-10th में पढ़ा होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज homogeneous mixture of 2 or more components, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में क्या होता है, मिक्सचर होता है। सबसे पहले ये जो होमोजीनियस टर्म्स है इसका मतलब क्या होता है। होमोजीनियस आप लोगों ने 9th में सुना होगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली कंप्लीटली उस सॉल्यूशन में मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे सॉल्ट को अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर क्या होंगे, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं। जैसे ऑयल प्लस वाटर, ऑयल को वाटर में मिलाओ कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होता है। एक इम्पोर्टेंट, स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है, वो क्या होता है, होमोजीनियस में या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्मोक जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है, होमोजीनियस हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, नेकेड आई से दिख जाते हैं। जैसे कहीं धुआं होता रहे तो आपको दिख जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मोक, धुआं हो रहा है, वो क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो प्रॉपर्टीज क्या, होमोजीनियस का मतलब अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो जाती है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर होमोजीनियस हमने मिक्सचर समझ लिया क्या होता है। अब कोई भी सॉल्यूशन हो उसके पॉइंट क्या होते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। जो भी उसमें कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में। दूसरा पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें उसको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। हम फिजिकल मेथड से उसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है हमें समझ में आ गया, सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है ये समझ में आ गया। कुछ प्रॉपर्टी है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन में जो होते हैं कंपोनेंट वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो आपको पता होगा कि बाइनरी सॉल्यूशन, इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन से जिसमें क्या हो, 2 कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसमें क्या होंगे बाइनरी सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट्स होंगे,
इसी तरह से टर्सरी सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 3 कंपोनेंट हो। क्वार्टरनरी सोल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट हो, बट वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस चैप्टर में पूरा हमें बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही बात करना है। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो सॉल्यूट होगा, सेकेंड क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूट का डेफिनेशन आपको पता है कि सॉल्यूशन में जो क्या हो, लेस क्वांटिटी में हो, लेस प्रोपोर्शन में हो, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जो लार्ज क्वांटिटी में हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट क्या हुआ, लेस अमाउंट में, ये 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ा है, लेस अमाउंट में जो हो, और ये क्या हो, लार्ज अमाउंट में जो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो, सॉल्यूट क्या होता है, जो किसी भी सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में हो उसमें क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ से कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि 30%, ठीक है, एक्वस NaOH सोल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। अब देखिए 30% का मतलब क्या है कि इसमें 30 ग्राम, जो अगर मास बाई मास परसेंटेज है तो 30 ग्राम क्या होगा, NaOH होगा, और 70 ग्राम क्या होगा यहाँ पर, H2O होगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सॉल्वेंट, और ये क्या हुआ आपका, सॉल्यूट हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ जो लेस क्वांटिटी में है, और जो लार्ज क्वांटिटी में वो क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। मान लीजिए यहाँ पर मान लो सपोज दोनों लिक्विड है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बोला जाए कि भाई 80% इथेनॉल एक्वा सोल्यूशन है, तो यहाँ पर 80% इथेनॉल है। इसका मतलब क्या है कि 80 जो ml है, अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो 80 ml क्या होगा, इथेनॉल, एंड 20 ml क्या होगा यहाँ पर, H2O। इसमें क्या है, इसका इथेनॉल की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर, सॉल्यूट। ठीक है, जरूरी नहीं कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही हो। ठीक है, दोनों लिक्विड है, तो वहाँ पर इथेनॉल क्या है, 80 ml है अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, और 20 ml क्या है यहाँ पर, वाटर है, तो यहाँ पर ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 50% हो जाए, 50% इथेनॉल का कोई एक्वा सोल्यूशन है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर है, 50-50 है। तो वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इथेनॉल होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा, एंड कौन सा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होंगी, सोल्यूशन क्या होता है, और ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम कैसे बात जानते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। सॉल्यूट सॉल्वेंट में एक और भी बता सकते हो, सॉल्यूट जो होता है, जैसे सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो सॉल्ट क्या होगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा। तो सॉल्यूशन में जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है उसको बोलते हैं हम क्या, सॉल्यूट, और जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए हुए रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है, उसको हम अगर वाटर में डिजोल्व करें तो सॉल्ट क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। और वाटर जो होता है लिक्विड होता है, तो लिक्विड था और लिक्विड भी लिक्विड सॉल्यूशन के बाद भी लिक्विड में ही रहेगा, तो वहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, एंड सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी को रिटेन किए हुए रहता है। ठीक है, जो कंपोनेंट आइडेंटिटी को रिटेन किए हुए रहता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, आइडेंटिटी को लूज कर देता है, वो क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूट एंड। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, सॉल्यूट के बारे में पढ़ लिया, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई बीकर है, इसमें मान लो सपोज हमने वाटर ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने कोई सॉल्यूट, मान लो 50 ग्राम मैंने क्या करा, सॉल्ट इसमें डिजोल्व किया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, इसमें भी हमने क्या लिया, वाटर लिया, H2O इसमें भी लिया,
और इसमें मान लीजिए 80 ग्राम हमने क्या करा, सॉल्ट डिजोल्व किया, नमक ही सॉल्ट ही डिजोल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको पूछा जाए बीकर ए एंड बीकर बी, आपको पूछा जाए बताइए ए एंड बी बीकर में से किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ए का कंसंट्रेशन बी से क्या है, ज़्यादा है। तो आपने किस बेसिस पे बोला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे, ठीक है। इसमें 80 ग्राम सॉल्ट है तो इसका कंसंट्रेशन आपने ज़्यादा बोला, इसमें 50 ग्राम है तो इसका कंसंट्रेशन आपने कम बोला। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोल दो या फिर आप सोल्यूशन बोल दो। ओके बच्चा, ये सब चीजें आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ें कौन कौन से टर्म्स हैं जिसमें हम सोल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। सबसे पहला जो है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने के पीछे रीजन है। सबसे पहला है वॉल्यूम रिलेटेड, और दूसरा हम बात कर लेते हैं मास रिलेटेड। मतलब हम यहाँ पर ऐसे कंसंट्रेशन की बात करेंगे जिनके फॉर्मूले में क्या आता है, वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है, और हम एक ऐसे कंसंट्रेशन की बात करेंगे जिनके फॉर्मूले में मास आता है, वॉल्यूम नहीं आता है। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंसंट्रेशन दिया रहता है और पूछ लेगा इनमें से बताइए कौन सा ऐसा टर्म्स है जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। और मास रिलेटेड दूसरा जो है, जो क्या होते हैं वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, क्लियर है। तो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, हमें सबसे पहले पढ़ना है जैसे मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है नॉर्मेलिटी, ये सब आप लोग ने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है जो टर्म आता है अपना, मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी, आप नया टर्म सीखोगे यहाँ पर, फॉर्मेलिटी कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद मास परसेंटेज W/V, इसके फॉर्मूले वॉल्यूम है, ये भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट अपना जो है परसेंटेज V/V, ये भी क्या होता है, टेम्परेचर, इसके फॉर्मूले में भी वॉल्यूम आता है। ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म आए सबके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, तो ये क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं। अब मास रिलेटेड जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं कौन कौन से, सबसे पहला आता है मोलैरिटी, मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से। उसके बाद आता है परसेंटेज W/W, मतलब इसको बोलते हैं मास परसेंटेज, या फिर मास बाई मास परसेंटेज बोलो, या परसेंटेज W/W बोलो। इसको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है, ठीक है। ये टर्म आ गया। उसके बाद एक आता है यहाँ पर पीपीएम का मतलब होता है बच्चा लोग पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इसमें से मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, इनके सभी के फॉर्मूले वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। और इन सभी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता ही नहीं है, सिर्फ मास आता है, और मास क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, और ये क्या है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर मैं आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W/W ये नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनका अगर वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, हर एक कंसंट्रेशन का डिटेल में पूरा मैंने बताया है, तो वहाँ से आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको जैसे मोलैरिटी दिया हो तो मोलैरिटी आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे डायरेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको सिंपल से क्वेश्चन कम्बिनेशन नहीं आने, मोलैरिटी पूछ लेगा, नॉर्मेलिटी पूछ लेगा, फॉर्मेलिटी पूछ लेगा।
यहाँ पर जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो इंटर रिलेशन वाले आते हैं, मतलब आपको मोलैरिटी देगा, मोलैरिटी पूछ लेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे परसेंटेज W/V दे देगा और यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो एक यहाँ पर ट्रिक है, तो मैं आपको स्पेशल 6 फॉर्मूले लिखवाऊंगा और उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी इनका अगर 1 बाई 1 डिटेल में आपको पढ़ना है, एक बार आप देख ही लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 11th में पढ़ा था, यहाँ भी 12th में भी आपका ज़रूरी है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वो दिया है, आप उसको वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चा, यहाँ पर इंटर रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। आपको ये चीज दिया रहेगा तो ये चीज पूछेगा, या फिर मास रिलेटेड कोई कंसंट्रेशन टर्म दिया होगा वो वॉल्यूम से रिलेटेड पूछेगा। तो एक चीज है, जब भी इंटर रिलेशन का क्वेश्चन आए, अगर ये इनमें से कोई भी दिया हो ये चीज पूछे, या फिर इनमें से कोई चीज दिया हो ये चीज पूछे, तो 100% क्वेश्चन में डेंसिटी दिया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा बच्चा लोग, क्वेश्चन में डेंसिटी का रिक्वायरमेंट जरूर होगा, ठीक है। जब भी इंटर रिलेशन का क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कोई भी चीज दे दे और यहाँ पूछ ले, तो आपको क्वेश्चन में डेंसिटी जरूर दिया होगा, ठीक है। बिना डेंसिटी का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपको चीजें जानना है, तो इसी के लिए मैं फॉर्मूला बताऊंगा। आपको बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है जैसे क्या होता है वो भी आना चाहिए, और जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको स्पेशल फॉर्मूले बताऊंगा वो भी आना चाहिए। स्पेशल फॉर्मूले क्या होते हैं, आपको एग्जाम में फटाफट वो क्वेश्चन हो जाते हैं, बट बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूँ, कौन कौन से स्पेशल फॉर्मूले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेशल फॉर्मूला फॉर जेईई नीट, ठीक है। बोर्ड पे भी अप्लाई करते तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर 6 फॉर्मूले मैं लिखा रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, परसेंटेज W/V इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू परसेंटेज W/W, सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। कि आपको जैसे क्वेश्चन क्या होगा, परसेंटेज W/W दिया होगा, परसेंटेज V/V पूछ लेगा, तो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया होगा कि ये मास रिलेटेड है, ये वॉल्यूम रिलेटेड है, तो तुरंत W/W में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगर यहाँ पर सेकंड है मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू दिया हो, तो यहाँ से 10 इंटू परसेंटेज W/V अपॉन होता है M सॉल्यूट। M सॉल्यूट का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये अपना सेकेंड फॉर्मूला है कि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज W/V दिया हो, तो देखिए ये भी वॉल्यूम रिलेटेड है, ये भी वॉल्यूम रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रिलेशन में डेंसिटी नहीं है, ठीक है, बिना डेंसिटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज W/V का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू क्या है, परसेंटेज V/V। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला वैल्यू रख दें तो नया रिलेशन बन जाएगा। थर्ड क्या बनेगा बच्चा लोग, मोलैरिटी इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू परसेंटेज W अपॉन क्या हो जाएगा, M सॉरी। ये अपना तीसरा रिलेशन बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। मोलैरिटी आपको परसेंटेज W/V दिया हो और क्वेश्चन में आपको पता है कि वॉल्यूम ये मास रिलेटेड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेंसिटी का मल्टीप्लाई, क्योंकि डेंसिटी आ गया फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पर डेंसिटी नहीं था क्योंकि दोनों वॉल्यूम रिलेटेड थे, यहाँ पर एक मास रिलेटेड है और एक वॉल्यूम रिलेटेड, यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा। तो ये अपना क्या हुआ, थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला जो आता है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन। तो नेक्स्ट जो है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, 1000 इंटू मोलैरिटी, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाई 1000 डेंसिटी, D फॉर डेंसिटी, माइनस मोलैरिटी इंटू M सॉल्यूट, ठीक है। ये अपना थर्ड फॉर्मूला हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉल्व करने जब बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, तो क्वेश्चन में डेंसिटी दिया ही होगा,
ठीक है, सॉल्यूट का नाम दिया होगा, मोलरिटी एंड मोलरिटी से डायरेक्ट रिलेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो फिफ्थ है, फिफ्थ जो है अपना मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा 1x सॉल्यूट, मोलैलिटी इक्वल टू होगा x सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई x सॉल्वेंट इनटू क्या होता है बच्चा, यहाँ पर m सॉल्वेंट होता है, m सॉल्वेंट। एक ही ऐसा फॉर्मूला जिसमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का यूज होता है, बाकी हर फॉर्मूले में आपको दिख रहा है m सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी मैं लिख दूंगा जो भी टर्म आपको डाउट होना चाहिए। और लास्ट जो फॉर्मूला है अपना नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी का रिलेशन, इसमें भी बहुत सारे जेईई नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा n फैक्टर इनटू क्या हो जाएगा बच्चा लोग मोलरिटी, ये अपना लास्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको मोलरिटी दिया रहेगा, कोई भी एसिड होगा तो उसमें नॉर्मलिटी आपको पूछ लेगा। और बेसिकली यहाँ पे फेमस क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे फेमस क्वेश्चन क्या है कि जैसे ये H3PO2 H3PO3 एंड H3PO4, ठीक है, ये बहुत फेमस है। अगर इसमें पूछा जाए बताइए एन फैक्टर क्या होगा, जो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन है। अगर कोई बेस है तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा उसकी एसिडिटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला जाए बताइए कितने H प्लस आयन है, तो आप इसमें तीनों में क्या बोलोगे 3। जिसको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो वो इसको कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसको याद ही कर लो, इसमें वन एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर होगा H और H। यहाँ पर जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन रिलेटेड होता है वही क्या होता है आयनिक बॉन्ड होता है, और वही H प्लस आयन रिलीज करता है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एन फैक्टर इसका कितना है 1 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर 2 OH होंगे और एक हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 2 OH है, मतलब यहाँ से इसका एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉस्फोरस एज ए सेंट्रल एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर तीनों जो हाइड्रोजन होते हैं वो OH से अटैच होते हैं। यहाँ पर एन फैक्टर कितना है 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जैसे बोल देगा कि फॉस्फोरिक एसिड है, उसकी मोलरिटी 2 है, 2 मोलर है, बताइए एन उसकी नॉर्मलिटी कितना होगा। तो फॉस्फोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना है 3 है, 3 इंटू क्या कर दो, यहाँ पर मोलरिटी 2 दिया है तो कितना नॉर्मलिटी 6 नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एम सॉल्यूट, एम सॉल्यूट का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एम सॉल्वेंट, एम सॉल्वेंट का मतलब मोलर मास, एम मतलब मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। बाकी डी फॉर आपको पता ही है, हमने क्या बताया अभी डेंसिटी। ठीक है, चलो बाकी ये मास बाई वॉल्यूम पर बाकी सारे टर्म क्लियर होंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन क्या होते हैं डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। टोटल 6 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 फॉर्मूले। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, और इसके अलावा इसका बेसिक भी, जो बेसिक तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में कभी फॉर्मूले भूल गए तो एटलीस्ट आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपटीशन में है तो एटलीस्ट आप बेसिक से सॉल्व करके तो ला सकते हो। तो हमें दोनों मेथड ध्यान रखना, बेसिक तो 100% आपको आना ही चाहिए, और उसके बाद हमें ये फॉर्मूले याद है, बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में टाइम का ही खेल होता है। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चा, तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या है कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in water, dissolve in H2O to produce 500 ml of solution. Okay, 500 ml of solution. If density of solution is 1.18 ग्राम पर ml। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना।
कि 90 ग्राम ग्लूकोज को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो जो सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम आ रहा है कितना 500 ml आ रहा है, एंड सोल्यूशन की डेंसिटी भी आपको दे रखा है कितना 1.18 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या क्या करने से बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहले आपको कैपिटल M मतलब मोलैरिटी निकालना है। दूसरा आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज W/V निकालना है। उसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज W/W निकालना है। उसके बाद इसमें निकालना है हमें अपने को मोलैरिटी मतलब स्मॉल m। यहाँ पर नॉर्मलिटी हम नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि नॉर्मलिटी क्या है, n फैक्टर चाहिए, और ग्लूकोज क्या है, n फैक्टर कितना होता है 0 होता है, तो उसका हम नॉर्मलिटी यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और निकाल लेते हैं, हाँ मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं x। तो ये क्वेश्चन है और उसमें 1 2 3 4 5 चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक से करता हूँ और उसके बाद में जो फॉर्मूला लिखा है उससे क्रॉस चेक कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या अपने को मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोल डिवाइड बाय क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर मोल आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 90 ग्राम है, 90 ग्राम वेट है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास सबको पता होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 180 कितना हो जाएगा 0.5 मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 500 ml है। तो 500 ml उसको लीटर में करोगे, यहाँ 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 1 मोल। ये फर्स्ट आपका आंसर निकल गया। हमने कुछ नहीं किया, बेसिक फॉर्मूला था मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल क्या 90 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास 180 डिवाइड बाई 0.5 लीटर हो जाएगा, या फिर 500 1000 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये पहला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन अपने क्या निकालना है परसेंटेज W/V। अब परसेंटेज W/V क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है 90 ग्राम है, अपॉन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml होता है। यहाँ पर परसेंटेज वाले जितने भी कंसंट्रेशन है, मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये जनरली क्या होते हैं स्मॉल कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, मेडिकल लाइन में यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम लीटर में नहीं लेते हैं, इनका जो भी होता है वो ग्राम में या फिर ml में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमें ये चीज़ निकालना है। अब क्वेश्चन में देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो क्या आप इस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या यहाँ से आप मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको डेंसिटी वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन कितना, डेंसिटी कितना 1.18 इंटू कितना 500, तो 590 ग्राम जो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहें तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन का मास इतना है, सॉल्यूट का मास कितना 90 ग्राम है। तो यहाँ से कितना 590 माइनस 90 तो कितना आएगा 500 ग्राम जो होगा सॉल्वेंट का मास होगा, सॉल्यूट का मास 90 ग्राम है और सोल्यूशन का मास 590 ग्राम है। यहाँ पर सेकंड जो अपना था बच्चा परसेंटेज W/V था। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 90 ग्राम है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए तो अपने को दिया है 500 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ये कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 18% W/V। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो थर्ड है अपना परसेंटेज W/W निकालना है। यहाँ पर देखिए वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 90, वेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन कितना हमने निकाला 590 और इंटू क्या कर दो बच्चा लोग 100, और इसको डिवाइड कैंसिल आउट करोगे तो 900 डिवाइड बाई 59, तो यहाँ से 900 डिवाइड बाई 59, तो इतना आपका डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर है वो आपका ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने को फोर्थ निकालना है, फोर्थ अपने निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपना निकाले हैं 0.5 आया डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 500 है, तो 500 और केजी में चाहिए तो 1000 का डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से कितना 2 टाइम हुआ
और यहाँ से मोलैलिटी भी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, लास्ट में क्या है बच्चा लोग, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो आप लोग, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज एक्स ग्लूकोज का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो ग्लूकोज का मोल कितना है, 0.5 है। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल मोल, ग्लूकोज का मोल प्लस वाटर का मोल। यहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो वाटर का वेट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 500, और इसका 18 से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 500 डिवाइड बाई 18। ये जो भी सॉल्व करोगे, अप्रोक्स जो आंसर आएगा ये पूरा सॉल्व करोगे आप, तो 0.017 आ जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का मोल आया। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। एक का निकाल लिया, दूसरे के निकालना है तो 0.017 कर देना है इसे माइनस में, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 0.98 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बेसिक तरीके से निकालना, कोई भी ट्रिक नहीं लगा है। अब थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला हमने जो लिखे हैं कुछ। तो जैसे यहाँ पर देखिए बच्चा कि अपने को निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने परसेंटेज W/V निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, डेंसिटी इनटू परसेंटेज W/W। ठीक है, तो डेंसिटी कितना है, 1.18 है, इनटू परसेंटेज W/V कितना आया था, 900 डिवाइड बाई 59। तो 900 डिवाइड बाई 59, ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, 2 टाइम जाएगा तो यहाँ से 0.02 आ जाएगा, तो इसका करोगे तो 18% आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक आ रहा है, अपना जो परसेंटेज W/V आया था कितना आया था, 18%, मतलब अपना जो फॉर्मूला था वो करेक्ट है। दूसरा, अगर हम मोलैलिटी वाला लगा लें, मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हमने लिखा था, 10 इंटू परसेंटेज W/V अपॉन, यहाँ से क्या था, M सॉल्यूट था। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10 इंटू परसेंटेज W/V कितना 18 आया, डिवाइड बाई M सॉल्यूट, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 180 है। ये पूरा सॉल्व करोगे इसका भी 1 आया, मतलब ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपना, अगर हम सेकेंड फॉर्मूला चेक करते हैं मोलैलिटी का, क्या था, 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज W/W डिवाइड बाई क्या था, M सॉल्यूट। इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक कर सकते हो, 10 इंटू डेंसिटी 1.18 इंटू W/W कितना आया था, 900 डिवाइड बाई, ये 59 कहाँ नीचे चला जाएगा, डिवाइड बाई मोलर मास 180। ठीक है, ये सब पूरा कैंसिल आउट करोगे तो आप चेक करोगे, ठीक है, पूरा कैंसिल आउट करोगे, 0.2 टाइम जाएगा, 0.02 टाइम, यहाँ से भी करोगे तो 1 मोलर आएगा, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, और उसके बाद मोलैलिटी के फॉर्मूले में भी आप क्रॉस चेक करना है, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वहाँ पर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको बेसिक भी आना चाहिए, फॉर्मूले याद है तो आपको डायरेक्ट इतने सारे नहीं पूछे, कोई एक पूछ लेगा कि आपको परसेंटेज W/V दे देगा, डेंसिटी दे देगा और पूछेगा बताइए मोलैलिटी बताइए कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, या क्वेश्चन में डेंसिटी दे देगा, परसेंटेज W/W दे देगा, पूछेगा बताइए परसेंटेज W/V कितना होगा, तो या फिर ये चीज़ पूछ लेगा, तो आप फटाफट फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब ये अपना हो गया क्वेश्चन जिसपे आपको ये हमने पूरा बेसिक लेवल और उसका फॉर्मूले को क्रॉस चेक कर लिया। ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के लिए ट्राई करिएगा। ठीक है, एन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन कंटेन 28% W/W KOH। ठीक है, W/W KOH solution if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, 1 इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, सेकेंड यहाँ पे नॉर्मलिटी भी आ जाएगा क्योंकि KOH है, इसका एसिडिटी आपको पता है 1 होगा। उसके बाद थर्ड यहाँ परसेंटेज W/V निकालना है,
नेक्स्ट आपको परसेंटेज W निकालना है। फोर्थ आपको मोलैरिटी निकालना है। नेक्स्ट आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई मास परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी के बेसिस से मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि आप जैसे कैलकुलेशन कंपटीशन में क्या होता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं DST को 1.25, इसको क्या लिख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इतना डिवाइड बाई 100, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर यहाँ से ये 5/4 लिख सकते हो इसको प्लेस पे DST, तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाता है। इस तरह के कुछ ट्रिक होते हैं जो कैलकुलेशन अगर 1.25 लो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, आप क्या करो इसी को इस तरह से कन्वर्ट कर लो 5/4, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि 28% W/W मतलब 28 ग्राम जो होगा केवल जो होगा सॉल्यूट का होगा और इसमें क्या होगा 72 ग्राम सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100 ग्राम क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इतनी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया, इस पर ट्राई करिएगा। जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, खुद से दिमाग नहीं लगाओगे, तो आपको कितना भी थ्योरी पढ़ लो आपको क्लियर नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिया, उस पर न्यूमेरिकल कर लिए, सॉल्यूशन पढ़ लिया। आज का अपना जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पर, इसमें कौन कौन चीज़ें आपको फोकस करना है, क्या इसमें याद रखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्वेंट क्या होगा और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने क्या है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूट क्या होगा सॉलिड। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो सॉल्वेंट होंगे सभी के सभी क्या होंगे सॉलिड होंगे। तो यहाँ पर सॉलिड। ठीक है, एक बार हम क्या सॉलिड ले, सॉलिड को सॉलिड मिला दें। दूसरे में हम क्या ले लें लिक्विड एज ए सॉल्यूट ले लें और सॉल्वेंट तो अपना फिक्स है क्या होगा सॉलिड होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे गैस ले लिया सॉल्यूट एंड ये क्या हो जाएगा सॉलिड फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, इन तीनों का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड में आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या एलॉय है। एलॉय में आपको पता है कि ब्रॉस जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर होता है, जिंक एंड कॉपर का। उसके बाद ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज मेटल आपने सुना होगा ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर एंड टिन का मिक्सचर होता है। तो एलॉय जो होते हैं सॉलिड का सॉलिड में होमोजेनियस मिक्सचर होता है। लिक्विड का सॉलिड में इसमें हम बोल सकते हैं अमलगम। अमलगम आपने लोग ने सुना होगा। अमलगम क्या होता है किसी भी मेटल का, जैसे जिंक अमलगम मतलब जिंक प्लस मरकरी, आयरन अमलगम मतलब आयरन प्लस क्या होगा मरकरी, मतलब मरकरी यहाँ पर लिक्विड होता है और मेटल जो होंगे वो क्या होंगे सॉलिड होंगे। तो ये लिक्विड का सॉलिड सोल्यूशन के टाइप में आता है। गैस का सॉलिड में तो आपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट निकल हो गया, पीटी हो गया, फिर पीडी हो गया। तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड अपना जो पढ़ना है, सेकेंड जो है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन यहाँ पर सॉल्वेंट सभी के सभी क्या होंगे लिक्विड होंगे। ये लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा और ये भी लिक्विड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्या लेते हैं सॉलिड टू लिक्विड, एक बार क्या लेते हैं लिक्विड टू लिक्विड और एक बार क्या लेते हैं गैस टू लिक्विड। ठीक है, तीन टाइप यहाँ पर भी है। तो सॉलिड का लिक्विड में बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता ही है, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। ठीक है, शुगर प्लस वाटर हो गया। ये सब नहीं रहता, लगभग ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में लिक्विड का लिक्विड में तो आपको पता है अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस H2O, दो लिक्विड है। ठीक है, गैस का लिक्विड में आपको अच्छे से पता है कि O2 ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होता है, CO2 को लिक्विफिकेशन कराते हैं, H2O में डिजोल्व होता है, कुछ पार्शियली डिजोल्व होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल में आ गए। नेक्स्ट जो अपना है गैसियस सोल्यूशन, थर्ड जो है गैसियस सॉल्यूशन।
तो गैसियस सॉल्यूशन में देखो यहाँ पर भी अब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, गैस गैस और गैस। यहाँ पर देखिए पहला जो है सॉलिड, सॉलिड अगर सॉल्यूट हो गैस सॉल्वेंट हो, दूसरा है लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूट हो गैस सॉल्वेंट हो, और नेक्स्ट है गैस, गैस टू गैस। तो सॉलिड का गैस में हम एग्जांपल है स्पेसिफिक है, इसमें क्या है कैम्फर, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। स्मोक जो होता है, स्मोक प्लस ऑक्सीजन एयर में मिक्स होता है, इसके एग्जांपल में आएंगे। लिक्विड का गैस में आपको पता है वेपर जो होते हैं, वेपर हो गया, या इसके एग्जांपल में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन के एग्जाम्पल। बाकी गैस टू गैस आपको पता है एयर, एयर मिक्सचर हो गया, जैसे नाइट्रोजन, कोई भी गैस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, क्लोरीन गैस ले लो, SO2 गैस ले लो, एयर जो है वो गैस का गैस में मिक्सचर आता है, ठीक है, कि इसमें ऑक्सीजन को नाइट्रोजन गैस मिला दो, ठीक है। तो इस तरह के हम बोलते हैं सोल्यूशन को गैसियस सोल्यूशन। ये बस आपको कौन कौन सा ध्यान रखना है वो मैं टिक कर दे रहा हूँ। सबसे पहला ये ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, और ये सॉलिड सॉल्यूशन में तीनों के तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। और गैसियस सॉल्यूशन में आपको ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको जनरल चीजें थोड़ा सा ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट ये चीजें आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे ओवरऑल लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन आप स्टेट ऑफ मैटर में 11th में पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। यहाँ पर हम जो बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन का, और सॉलिड सॉल्यूशन में जनरली हम गैस का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में, ठीक है। तो ये अपना आज का पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ने 3 टॉपिक कवर किया। सॉल्यूशन के बारे में जाने, उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा, उसमें सिर्फ फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, कौन कौन से टर्म्स है, मास पे वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और मैंने जो मोलैरिटी नॉर्मलिटी के इंडिविजुअल जो टर्म का एक्सप्लेनेशन वो वीडियो लिंक में दे दिया है, तो आप उसको प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक भी पता होना चाहिए। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा होगा वो होगा वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर के बारे में वो क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों लोग, थैंक यू।